तो कामनी कहती है अगर वो अंगूठी नहीं तो तुम दोनों की शादी भी नहीं। तो बेचारी विद्या ये सब सुनकर टेंशन में आ जाती है कि तभी उधर से बीपी की एंट्री होती है उस अंगूठी के साथ, और बीपी सबके सामने ये बहाना बनाने लगती है कि विद्या ने ही उसे वो अंगूठी रखने के लिए दी थी। तो विद्या उस अंगूठी को देखकर खुश हो जाती है और कामनी को कहती है आंटी मुझे ये अंगूठी मिल गई, इसका मतलब अब हम दोनों की शादी होगी। तो बेचारी कामनी ये सब सुनकर टेंशन में आ जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई तरीका नहीं बचा होता अपने बेटे की शादी रोकने का। दूसरी तरफ पोंग अपनी सारी गलतफहमियों को दूर करके मानवास से मिलने के लिए जाता है और उसके लिए वो रिंग भी लेकर जाता है और वो खुशी खुशी जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। इधर आगे कुआ भी मान को समझाता है कि क्या वो सच में विद्या से प्यार करता है या फिर वो एक प्रॉमिस की वजह से उससे शादी कर रहा है। तो मान कहता है विद्या बहुत ही अच्छी लड़की है, हाँ मुझे पता है वो थोड़ा गुस्सेल और बॉसी जरूर है पर वो बहुत ही लॉयल है, उसने 7 साल तक मेरा ख्याल रखा, मुझे लेटर लिखा, मेरे लिए स्वेटर बुना और उसने हमेशा मेरी परवाह की है, तो मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ। तो कुआ कहता है जैसा तुम विद्या के बारे में बता रहे हो मुझे नहीं लगता कि विद्या उस टाइप की लड़की है और वो तुम्हारे लिए कभी भी स्वेटर बुनेगी, क्योंकि विद्या को देखकर नहीं लगता कि उसे स्वेटर बुनना भी आता होगा, ये काम तो बीपी को आता है। तो मान को भी ये सब सुनकर थोड़ा डाउट होता है और उसे विद्या की बातों पर भी डाउट होने लगता है, पर विद्या अपनी बातों के जाल में मान को इस तरह फंसाती है कि बेचारा मान भी कंफ्यूज हो जाता है। आगे विद्या की शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है और विद्या अपने शादी के लिए कपड़े खरीद रही होती है। तो मान उसके लिए स्काई कलर पसंद करता है, तो विद्या कहती है ये कलर अच्छा नहीं है। तो मान ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये कलर तो मेरा फेवरेट है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता। कि तभी बीपी भी बीच में बोल पड़ती है और कहती है विद्या मैम को सब पता है, बस वो थोड़ा सा भूल गई है। तो विद्या कहती है बीपी सच कह रही है, मेरे दिमाग से ही उतर गया था। तो मान को यहाँ पर शक होने लगता है। आगे मान बीपी के पास जाता है और कहता है विद्या को मेरे फेवरेट कलर के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है, ऐसा क्यों है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तो बीपी कहती है मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही और मैं आपसे क्या छुपाऊंगी। तो मान बीपी को अपने करीब करता है और उससे बार बार पूछने की कोशिश कर कि तुम्हें मेरे नापसंद और पसंद के बारे में कैसे पता, मुझे बताओ। तो बेचारी बीपी दुविधा में फंस जाती है कि तभी वहाँ पर एक नौकरानी आती है और बीपी को कहती है कामनी आपको बुला रही है। तो बीपी मान से अपना पीछा छुड़ाकर कामनी के पास चली जाती है। आगे कामनी एक लॉयर बुलाती है अपना विल बनवाने के लिए और उस विल में कामनी जो भी लिखवाती है वो बीपी आंटी और उस लॉयर को ही पता होता है। और कामनी ने बीपी से प्रॉमिस भी लिया होता है कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो वो उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। तो बेचारी बीपी कामनी को प्रॉमिस कर देती है कि चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। इधर विद्या और मान दूर से ही उन लोगों को देख रहे होते हैं क्योंकि कामनी ने उन लोगों को नहीं बुलाया हुआ होता है। तो विद्या को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है बीपी और कामनी पर, और विद्या इसी बात को लेकर मान के कान भरती है कि बीपी जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी हथिया सके। और आंटी बहुत ही भोली है, वो बीपी की बातों में भी आ रही है क्योंकि वो उन्हें अपना मानती है। लेकिन मान मेरी बात याद रखना, ये बीपी हम लोगों को चूना लगाकर यहाँ से भाग जाएगी और तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देगी। तो मान ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे वो लॉयर वहाँ से चला जाता है। तो विद्या कामनी के पास जाती है और कहती है आंटी आपने हमें नहीं बुलाया, सिर्फ बीपी को ही बुलाया, ऐसा क्यों? क्या आप हमें अपना नहीं समझती, सिर्फ आप बीपी को ही अपना समझती है और सारी जायदाद क्या बीपी को ही देने की ठान ली है? तो कामनी इस बात को सुनकर स्माइल करती है और कहती है विद्या तुम सही कह रही हो, मैं अपनी सारी जायदाद बीपी को ही देने वाली हूँ क्योंकि बीपी ने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा और मैं अपने बेटे को क्यों दूं? ये तो मुझे 7 साल पहले ही छोड़कर चला गया था और इसने मुझे मुड़ करके एक बार भी नहीं देखा कि इसकी माँ कैसी है और किस हालात में है। तो मैं अपनी सारी जायदाद इस नकारे बेटे को क्यों दूं? बीपी ने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, उसने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बीपी को ही दूंगी और अपने बेटे को एक भूटी कोड़ी भी नहीं देने वाली। तो बताओ विद्या, क्या तुम अब भी मेरे बेटे से शादी करने वाली हो, ये जानते हुए कि मेरे बेटे के हाथ कोई भी जायदाद नहीं लगने वाली? तो विद्या ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसे पता होता है कि ये सब एक कामनी की चाल है। तो विद्या हंसने लगती है और कहती है मैंने मान से प्यार किया है, ना कि उसकी प्रॉपर्टी से, मुझे सिर्फ मान चाहिए और उसका प्यार। और विद्या ये कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर खूब जल रही होती है कामनी की ये सारी बात सुनकर। आगे मान
मान कामनी के पास जाता है और कहता है, मॉम मुझे पता है आपने ये सब क्यों किया, आप ये सब विद्या का टेस्ट लेने के लिए कर रही है ना, कि वो मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती है या मुझसे। लेकिन मैं आपको बता दूं, विद्या मुझसे प्यार करती है। वो 7 साल तक मेरे लिए लॉयल रही, मेरा इंतजार किया, और आपको लगता है कि मैं उसका साथ इसी तरह छोड़ दूंगा? मैंने 7 साल पहले जाने से पहले उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आने के बाद उससे शादी करूंगा, तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। तो कामनी कहती है, तुम सिर्फ एक वादे के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी विद्या के साथ गुजार लोगे? तुम्हें भी पता है कि वो लड़की कैसी है, वो एक नंबर की घमंडी और दूसरों को नीचा दिखाने वाली है। क्या तुम ऐसी लड़की के साथ अपनी पूरी लाइफ काट पाओगे? अभी भी वक्त है, संभल जाओ और उस लड़की का पीछा छोड़ दो। तुम एक वादे के भरोसे अपनी लाइफ दांव पर नहीं लगा सकते। पर मान अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं विद्या से ही शादी करूंगा। इधर मान बीपी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता और बीपी हमेशा मान से दूर भागने की कोशिश करती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। इधर मानवाद को पेपर से पता चलता है कि पोंग की एक्सीडेंट हो गई है, तो मानवाद ये न्यूज सुनकर तो पूरी तरह पगला ही जाती है और वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। तो हॉस्पिटल जाने के बाद मानवाद को वहाँ पर भी गलतफहमी हो जाती है कि यहाँ पर पोंग को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही मौजूद है उसका ख्याल रखने के लिए। और मानवाद गुस्से से जाकर बाहर में बैठ जाती है कि तभी उधर से जिन अपने पापा के साथ पोंग के बारे में बात कर रही होती है कि एक्सीडेंट में पोंग की आंखें बहुत ही डैमेज हो चुकी है और बहुत ही कम चांस है कि उसकी आंखें दोबारा वापस आएगी। तो जिनके पापा कहते हैं, बहुत ही अच्छा हुआ कि हमें ये सब पहले पता चल गया, अगर तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता बन जाता तो तुम्हें बाद में बहुत ही प्रॉब्लम होती। वैसे भी पोंग तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए उसके पीछे भागना बंद करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। फाइनली मानवाद को पता चल जाता है कि जिन और पोंग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, उसे बस गलतफहमी हो गई थी। तो मानवाद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सीधा पोंग के पास जाती है कि तभी रास्ते में उसके डॉक्टर से मुलाकात हो जाती है। तो मानवाद डॉक्टर से पूछती है कि क्या पोंग की आंखें कभी भी ठीक नहीं होगी? तो डॉक्टर कहते हैं 50-50 चांस है, हमने पोंग की आंखों की सर्जरी तो कर दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि उसकी आंखें वापस आ जाएगी, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो बेचारी मानवाद ये सब सुनकर बहुत रोती है और वो पोंग के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। आगे विद्या अपनी शादी की जोर शोर से तैयारी करने लगती है और वो बीपी को एक काम देती है कि वो उसकी शादी का बैग बनाए। तो बेचारी बीपी विद्या के खातिर सारे लोगों के लिए बैग बनाती है और बेचारी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सारे लोग बीपी की इस तरह लगन देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं और वो लोग बीपी को कहते भी हैं कि वो ये काम किसी और से करवा ले, पर बीपी ये सब करने से मना कर देती है और कहती है, विद्या ने मुझ पर इतना भरोसा करके ये सब काम मुझे सौंपा है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती, ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। आगे बीपी सारा डिजाइन बनाकर विद्या के पास जाती है और उसे चूज करने को कहती है कि आखिरकार वो कौन सा बैग अपनी शादी पर यूज करेगी। तो वो दोनों साथ में मिलकर वो सारे बैग्स देख रहे होते हैं। तो मान जैसे ही उस बैग्स को देखता है तो उसे बहुत ही डाउट होता है कि ये सारे काम तो सिर्फ बीपी को ही आते हैं, विद्या को तो ये सब आता ही नहीं। जब विद्या को ये सब आता ही नहीं तो वो सारे स्वेटर और क्राफ्ट के सारे सामान विद्या ने अपने हाथों से नहीं बल्कि बीपी ने वो सारे बुने थे। तो मान ये सब जान लेता है, पर वो विद्या को कुछ भी नहीं कहता और उसके हाँ में हाँ मिलाता है। आगे मान बीपी के पास जाता है और कहता है, मेरे सवालों का सही सही जवाब देना, वो सारे स्वेटर तुमने ही बुने थे ना? तो बीपी कहती है हाँ। तो मान कहता है, ये सब तुमने विद्या के कहने पर ही किया था ना? मुझे पता है विद्या मुझसे बहुत प्यार करती है, उसे ये सब नहीं आता, लेकिन उसे मेरी परवाह थी, इसलिए उसने ये सब तुम्हें करने को कहा है ना? और यहाँ पर फिर से मान को गलतफहमी हो जाती है कि ये सब विद्या ने बीपी को करने को कहा था, क्योंकि विद्या उससे बहुत प्यार करती है। तो बेचारी बीपी कुछ भी नहीं कहती और मान के हाँ में हाँ मिला देती है और उसे यही कहती है कि विद्या ने ही उसे ये सारे ऑर्डर दिए थे ये सारे काम करने के लिए। इधर आगे मानवाद पोंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, बिना पोंग को पता चले उसकी देखभाल करती है और उसके साथ अपने बिताए हुए पलों को याद करके इमोशनल हो जाती है। पर वो हार नहीं मानती और उसे पूरा यकीन होता है कि पोंग एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा। पर कामनी बहुत ही परेशान होती है क्योंकि बीपी बहुत ही कम उससे मिलने आती है। तो आंटी जैन उसके लिए खाना लेकर आती है। तो कामनी कहती है, बीपी को लेकर आओ, मुझे उसके हाथ के बने खाने खाने हैं, तुम्हारे हाथ के नहीं। तो आंटी जैन कहती है, बीपी बहुत ही बिजी है, विद्या ने उसे ढेर सारा काम दिया है और बेचारी वही काम कर करके थक जाती है, वो आपके लिए खाना कैसे बनाएगी, इसलिए आप मेरे हाथ का ही खाना खा लीजिए। तो कामनी खाना खाने से मना कर देती है। तो आंटी जैन कहती है, अगर आपको बीपी अपने पास चाहिए और उसके हाथ का बना खाना ही खाना है आपको, तो ये शादी रोक दीजिए, क्योंकि जब तक आप ये शादी नहीं रोकेंगी तब तक बीपी तो आपके पास आने वाली नहीं। तो कामनी कहती है, मैं कौन सा चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी उस चुड़ैल से हो जाए, मैं भी
भी चाय के सबूत का इंतजार कर रही हूँ ताकि वो सबूत मेरे हाथ लगे और मैं इन दोनों की शादी तुड़वा दूं। पर चाय अभी तक वो सबूत भेज क्यों नहीं रहा। तो आंटी जैन कहती है मुझे भी ये सब सोचकर टेंशन हो रही है कि अगर चाय ने सही टाइम पर वो सबूत नहीं भेजा तो क्या होगा। अगर उन दोनों की शादी हो गई तो हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा और मान की लाइफ भी। तो बेचारी कामनी ये सब सुनकर टेंशन में आ जाती है। आगे कामनी बीपी से मिलने के लिए उसके रूम जाती है तो वहाँ पर उसकी नजर लाल गुलाब पर पड़ जाती है। तो कामनी जैसे ही लाल गुलाब देखती है तो उसे दौरे आने लगते हैं और उसे लेक के सुसाइड वाले दिन की सारी बातें याद आने लगती है, जिस वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके सामने लेक का भूत प्रकट होने लगता है। तो कामनी अपने वहम में इतना खो जाती है कि उसे बहुत बड़ा दौरा पड़ जाता है और उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। आगे डॉक्टर आकर कामनी का इलाज करते हैं तो मान डॉक्टर से पूछता है कि आखिरकार कामनी की ऐसी हालत कैसे हो गई। तो डॉक्टर कहता है पास्ट में जो हादसा हुआ था उस वजह से कामनी की हालत बहुत ही खराब है और पास्ट की जब कोई भी चीज कामनी के सामने आती है तो वो पूरी तरह सदमे में चली जाती है और पागलों की तरह करने लगती है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि पास्ट की कोई भी चीज कामनी के सामने ना आए। अगर ऐसा हुआ तो कामनी की जान भी जा सकती है। तो मान कहता है क्या ये सब उस लेक के हादसे की वजह से है। तो डॉक्टर कहता है हाँ ये सब लेक के हादसे की वजह से है, क्योंकि कामनी को लेक के सुसाइड का बहुत ही बड़ा सदमा लगा है और जब भी लेक का कोई भी सामान उसके सामने आता है तो वो पूरी तरह सदमे में आ जाती है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। तो मान ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और आंटी जैन को ऑर्डर देता है कि इस घर में कोई भी लाल फूल नहीं लाएगा और ऐसा कोई सामान नहीं लाएगा जिससे कामनी को प्रॉब्लम हो। तो आंटी जैन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं इस बात का आगे से ध्यान रखूंगी। इधर विद्या ये सारी बातें सुन लेती है और उसके हाथ में एक हुक्म का इक्का लग जाता है जिससे वो कामनी को परेशान कर सकती है और अपने रास्ते से आराम से हटा सकती है।